नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम MA द्वितीय हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से साठोत्तरी कविता का अध्ययन करेंगे। साठोत्तरी कविता और नई कविता एक दूसरे से संबंधित है। प्रायः सभी आलोचक इस बात से सहमत है कि सन 1960 के बाद साहित्य की सभी विधाओं में अपने पूर्ववर्ती स्वरूप अलगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसकी पहली शुरुआत काव्य के क्षेत्र में हो गई। इस अलगाव की प्रमुख पहचान उसकी व्यक्तिवादिता से बाहर निकालकर जन चेतना के साथ जुड़ जाने में दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता के कई नामकरण किए गए हैं। यह अनेक रूपों में मिलती है और इसीलिए आलोचकों ने इसके रूप को ध्यान में रखकर इसका नामकरण किया। इसे समकालीन कविता, अकविता, विचार कविता, अपरंपरावादी कविता, जनवादी कविता, अभिनव कविता, एक्सपर्ट कविता, अस्वीकृत कविता, ब्रिटानिक कविता, ठोस कविता, ताजी कविता, वाम कविता, नवगीत आदि नामों से साठोत्तरी कविता को जाना जाता है, किंतु आमतौर पर यह नई कविता का एक विकसित रूप है। सन 1960 के बाद नई प्रजातंत्रीय व्यवस्था में कुछ अप्रजातंत्रीय तत्व मिल गए हैं। आदर्शहीन राजनीति का दौर प्रारंभ हो गया। परिवर्तित परिवेश का असर साठोत्तरी कविता में दिखाई देता है तथा उन कवियों पर पड़ा। अतः कवियों ने नव कविता के मुखौटों के पीछे यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, रोमानी कविताएं लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। साठोत्तरी कविता मूलतः काल विशेष से संदर्भित है। उसमें काव्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं है। अतः कुछ कवियों ने समकालीन कविता कहा, किंतु नरेंद्र मोहन, बलदेव वंशी, डॉक्टर विनय आदि ने समकालीन कविता की केंद्रीय प्रवृत्ति को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया और इस कविता का नाम उन्होंने दिया साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता, इसके अनेक आंदोलनों में यह कविता विभाजित है। नव कविता, अकविता, अस्वीकृत कविता, समकालीन कविता, सहज कविता, बीट कविता, ऐसे अनेक आंदोलन साठोत्तरी काव्य में दिखाई देते हैं, कविता में दिखाई देते हैं। उनमें नवगीत यह प्रभावशाली काव्य विधा है। यह वैयक्तिक सुख दुख, राग विराग की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। वस्तुतः नवगीत नई कविता का गीतात्मक रूप है। अनुभूति की सच्चाई और विशिष्टता, नवीन सौंदर्य बोध, आकार की लघुता, नवीन बिंब, प्रतीक, उपमान, योजना, इन सामान्य यह सभी इनकी विशेषता है। इनमें भावों की सघनता और तरलता होती है। नवगीतकारों में त्रिलोचन, गिरिजा कुमार माथुर, रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल आदि सभी कवि महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। नव कविता के बाद अकविता मूलतः स्थितिपरक स्तर की संतुलित कविता है। युगीन परिस्थितियों से दबे हुए कवियों ने अंतर विरोधों से अन्वेषण के रूप में कविता लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया। उसे कविता से अलग करने के लिए उन्होंने उसे अकविता का नाम दिया। इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता है। कवि अपने असफल प्रेम, दिवा स्वप्न, जीवन का यथार्थ उससे लेकर उसे अनुभव करता है और उसे वह काव्य में स्थान देता है
और इसीलिए उसे अकविता कहा गया। इस कविता में श्याम परवार, जगदीश देसाई, राजीव सक्सेना, केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले आदि अकविता के समर्थक हैं। अकविता के बाद अस्वीकृत कविता। इसका आरंभ श्री राम शुक्ल ने किया था। सभी नापसंद व्यवस्थाओं का तथा यथासंभव उसे बदलने का जो प्रयास है वह अस्वीकृत कविता में रहा है। इसके लिए नैतिक, अनैतिक, नम्रता, उदंडता उसका अंतर नहीं है। श्री राम शुक्ल, रघुनाथ प्रसाद घोष, किरण जैन आदि प्रमुख कवि अस्वीकृत कविता के हैं। अस्वीकृत कविता के बाद समकालीन कविता, यह भी नई कविता का विकसित रूप है। इसकी वस्तु और शिल्पगत नवीनता इसे कविता के माध्यम से अलग करने का प्रयास किया। नए प्रतिमान, नए शब्द, नए भावबोध समकालीन कविता में विशेष रूप से उभरे हुए हैं। सभी समीक्षकों ने इसका अंतर स्पष्ट किया है। समकालीन कविताओं में कथ्य का यथार्थ, परिवेशगत धरातल, नवीन शिल्प प्रयोग जैसे अनेक विशेषताएं समकालीन कविता की दिखाई देती है। धूमिल इसके प्रमुख कवि हैं। उनके अलावा राजकमल चौधरी, मुक्तिबोध, लीलाधर जगोड़ी, अशोक वाजपेयी, जगदीश चतुर्वेदी आदि समकालीन कविता का विकास इन कवियों ने किया। इसके बाद है सहज कविता। इसके जन्मदाता है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। उनका कहना है, हमने आप में और तमाम लोगों ने पहले नए विशेषण लगाकर किसी लोभ, मोह या पूर्वाग्रह का परिचय नहीं दिया। नई कविता और उसके सहज कलात्मक मुक्ति शिल्प के प्रति हमारी बड़ी बड़ी आस्था है। इसी को सहज कविता कहा गया। सहज कविता के बाद है बिट कविता। पाश्चात्य देशों के ब्रिटानिक्स से प्रभावित यह कविता है। हरिश्चंद्र वर्मा ने इस कविता के लिए बिट कविता यह नाम दिया है। इस प्रकार अनेक आंदोलन साठोत्तरी कविता में दिखाई देते हैं तथा अलग अलग रूपों में विभाजित हैं। इसमें नित नए आंदोलन जन्म ले रहे थे, समाप्त हो रहे थे। 1960 के बाद समाज और राजनीति के क्षेत्र में उभरे हुए अनेक प्रकार के आंदोलनों का प्रभाव काव्य पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप काव्य में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां उभर कर आई और समांतर रूप में वह चलती रही। इन साठोत्तरी कविताओं के आंदोलन के साथ ही अनेक प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वह प्रवृत्तियां साठोत्तरी कविता में दिखाई देती है। इन प्रवृत्तियों में कथ्यगत प्रवृत्तियां और शिल्पगत प्रवृत्तियों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उनमें से कथ्यगत प्रवृत्ति में पहली जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वह है विद्रोहात्मक स्वर। विद्रोह का चुनाव मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए करता है। समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की अनेक विसंगतियां, जिनके निर्मम शोषण के बदौलत समाज जीवन नरक बन गया था। इसलिए इनका काल का कवि पूर्व निर्धारित मूल्यों को तोड़ता है तथा उनके समांतर नए मूल्यों की वह स्थापना करता है। सत्ता और व्यवस्था के तंत्र के विरुद्ध नई जागरूकता व निर्माण करने का प्रयास करता है। अतः उनके काव्य में शोषण मूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना विद्यमान है। विद्रोह की भावना दिखाई देती है। झूठी राजनीतिक व्यवस्था को मिटाकर सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना करना उनका प्रधान उद्देश्य है। उनका दूसरा विद्रोह प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर है, जो मेहनत करने वाले छोटे किसान को अपना हक मांगने के लिए उन्हें गुनाहगार मानती है, अपराधी मानती है। साठोत्तरी काव्य सबको समान अवसर देकर समान दर्जा वह उसे देना चाहता है और समान न्याय देने का वह अभिवेचन चाहता है। अतः
प्रस्तापित मूल्यों से वह विद्रोह करता है तथा आक्रोश की भावना उसमें दिखाई देती है। अतः प्रथम उनकी प्रवृत्ति विद्रोहात्मक स्वर दिखाई देती है। परंपरा में अविश्वास। साठोत्तरी कवियों के मन में परंपरा के प्रति एक प्रकार का अविश्वास दिखाई देता है। सन 1960 के बाद साहित्य उस पीढ़ी का साहित्य है जो पीढ़ी विवशता की स्थिति में पैदा हुई थी तथा अंत तक उसी लाचारी से तथा विवशता से अपना जीवन व्यतीत करती रही। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया था। स्वतंत्रता से उन्हें बड़े बड़े सपने देखे थे, परंतु स्वतंत्रता से उनके सारे सपने भंग हो गए, उसका मोह भंग हो गया। अतः परंपराओं में उसे अविश्वास हो गया और इसीलिए पुरानी मान्यताओं, नैतिकताओं के मानदंड तथा परंपराओं में यह कवि अविश्वास करता है। अतः परंपरा में अविश्वास यह उनकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनके साथ ही यौन संबंधों की खुली अभिव्यक्ति साठोत्तरी कविता में पाई जाती है। यौन संबंधों के बारे में सन 1960 के बाद का कवि बदनाम हो चुके हैं। चाहे अकवितावादी कवि हो, भूकपिठी या बीट कविता हो, यह पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है। इसी से प्रभावित होकर यह पीढ़ी में यौन आकर्षण, भोगवाद, कामुक व्यवहार, समलैंगिकता तथा परम सुख की जो बात है यह देखी जा सकती है। यौन का सौंदर्य, सुख, नैतिकता न मानकर आतंक और विद्रोह के माध्यम से उसे स्वीकार किया गया। कुछ कवियों का विद्रोह तो नारी के पाश्विक उपभोग तक ही सिकुड़कर रह गया, क्योंकि उसके लिए स्त्री केवल एक विलास की वस्तु मात्र रह गई है। यौन व्यवहारों को घृणित शब्दावली देने का श्रेय मुख्य रूप से अकवितावादियों को है। जैसे भरी हुई औरत के साथ संभोग शब्द, प्यार शब्द नहीं केवल संभोग, ऐसी अनेक कविताएं इसके उदाहरण है। इनके साथ ही पारिवारिक विघटन का स्वर साठोत्तरी कविता में दिखाई देता है। साठोत्तर काल में विभिन्न कारणों से संयुक्त प्रणाली टूटती हुई नजर आने लगी और उसके स्थान पर एकल परिवार की जो प्रवृत्ति है वह समाज में बढ़ती हुई दिखाई देती है। लोग नगरीय परिवेश की ओर आकर्षित होने लगे और जिसके कारण अनेक उभरते हुए तनाव, दाम्पत्य जीवन में तनाव उभरता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक संबंधों को लेकर अनेक प्रकार की कविताएं लिखी गई, जिसमें पति और पत्नी के संबंधों पर अनेक कविताएं लिखी गई। विवाह केवल एक समझौता माना गया, जिसमें पतित्रता हो, नैतिकता हो, उसका कोई बंधन नहीं रहा। पति और पत्नी का सार्थक संबंध आज नहीं रहा, केवल औपचारिकता निभाने के लिए यही चित्रण साठोत्तरी कविता में हम लोग मिलता है। अतः पारिवारिक विघटन का स्वर हम लोगों को साठोत्तरी कविता में दिखाई देता है। उनके साथ ही निम्न तथा निम्न मध्य वर्गीय का जो जनजीवन है उसे चित्रित करने का प्रयास साठोत्तरी कविता में हुआ है। इस काल की कविता जिंदगी की बुनियादी चीजों को जुटा पाने में असमर्थ, भूख, बेकारी तथा सामाजिक राजनीतिक उपेक्षाएं, प्रवंचनाएं, शोषण और परंपरागत अंध धार्मिकता में, अंधस्थाओं में मिलते हुए अनेक तत्व उसमें दिखाई देते हैं। निम्न तथा निम्न मध्य वर्गीय यथार्थ को अभिव्यक्ति देने का प्रयास इन कवियों ने किया है। इसमें दफ्तर में कलम घिसने वाले आम आदमी से लेकर स्कूल में खड़िया घिसने वाले निम्न मध्य वर्गीय नौकरी पेशा का आदमी है, खेती से जुड़ा हुआ किसान है, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, जाति सभ्यता के नाम पर सभी अधिकारों से वंचित हरिजन और आदिवासी भी है। यह लोग अनियति, जड़ता, शोषण मूलक व्यवस्था के शिकार है। उनका यथार्थ चित्रण
इन साठोत्तरी कविता में दिखाई देता है। अतः निम्न तथा निम्न मध्य वर्गीय का जीवन उसमें दिखाई देता है। उनके साथ ही अतिशय वैयक्तिकता का जो चित्रण है वह वैयक्तिक का चित्रण भी इस काव्यधारा में हमें दिखाई देता है। उनके साथ ही राजनीतिक सामाजिक यथार्थपरक का जो चित्रण है वह चित्रण भी इस काव्य में दिखाई देता है। साठोत्तरी काव्य में राजनीतिक सामाजिक चेतना को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इन कवियों में अमानवीय क्रूरताओं, विसंगतियों और अश्लीलताओं को व्यंग्य और विद्रूपताओं के माध्यम से इन कवियों ने अभिव्यक्त किया है। राजनीतिक परिवेश की विषमता, पाखंड और विसंगतियों पर प्रहार इन कविताओं में दिखाई देता है। आज़ादी के बाद परिवर्तित मूल्यों और परिस्थितियों का चित्रण इन कवियों ने किया है। आर्थिक सामाजिक शोषण, सांप्रदायिक भेदभाव, बुद्धिजीवियों की तटस्थ नीति, इन सभी पर व्यंग्यात्मक कविताएं इन साठोत्तरी कविता में दिखाई देती है। कवियों ने राजनीतिज्ञों की निर्ममता, स्वार्थपरक उनकी शक्ति, मदान्धता, क्रूरता तथा सांस्कृतिक विघटन की भयावहता, इन सभी को चित्रित करने का प्रयास किया है। अतः राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थ जो दृष्टि है वह साठोत्तरी कविता में दिखाई देती है। उनके साथ ही अतिशय वैयक्तिकता। साठोत्तरी कविता में व्यक्ति अतिशय व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण वह वैयक्तिकता की प्रवृत्ति उसमें आई है। आज की परिस्थिति और परिवेश ऐसा है जिसमें व्यक्ति संबंध सिमट कर रह गए हैं तथा व्यक्ति संबंध टूटते हुए दिखाई देते हैं। वह अपने आप में केंद्रित है। जो कष्ट, वेदना, संघर्ष वह भोग रहा है वह उसका अपना है। अतः अकेलापन, आत्मकेंद्रित होने की भावना उसमें मुखर है। अतः परंपरा को तोड़ना, अस्तित्व को झुटलाना वह चाहता है और अपनी वैयक्तिकता में ही यह कवि जीना चाहता है। और इसीलिए अतिशय वैयक्तिकता की जो प्रवृत्ति है उसमें दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता में वैचारिकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साठोत्तरी कवि अपनी परिस्थिति के प्रति जितना सजग है उससे पहले कभी नहीं था। समकालीन परिवेश का दबाव उसे मात्र संवेदनात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि बौद्धिक धरातल पर भी झकझोरता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए आज की कविता केवल अनुभव तक सीमित नहीं है बल्कि अनुभव के सच को जानने, उसे पहचानने और उससे उसकी साक्ष्य पाने में जुटी हुई ये साठोत्तरी कविता है। कवि अपने संवेदनात्मक अनुभव स्वस्थ देने में अपने विचारों का पर्याप्त योगदान है। विचारों के अनुभूति में समाविष्ट होकर ही विद्रोह को सार्थक बनाता है। और आज की कविता को व्यवस्था तंत्र के खिलाफ वह खड़े करते हैं। अतः उसमें वैचारिकता की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनके साथ ही व्यंग्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता में व्यंग्य की मात्रा बहुत है। वह मनोरंजन के लिए कविता नहीं लिखता, वह युग और परिवेश का यथार्थ चित्रण करना चाहता है। देश विदेश की परिस्थिति के प्रति वह अत्यधिक जागरूक है। समाज के प्रति उसका दायित्व बोध अत्यंत सजग है। स्वतंत्रता से सपने टूटकर गिर गए हैं। राजनीति के छल परपंच उभरे हुए हैं। भूख, दर्द, बेरोजगारी, पक्षपात, शोषण, कष्ट, असहायता, यह सभी प्रकार की प्रवृत्तियों से वो परेशान है। अतः नया कवि उस पर टूट पड़ता है और व्यंग्य के माध्यम से ऐसी निर्मम व्यवस्था को बेकामयाब करना वह चाहता है। उसकी व्यंग्य अत्यंत तीखे, मार्मिक है और मानव मन को वह झकझोर डालने वाले हैं। अतः व्यंग्य की प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। इनके साथ ही कुछ शिल्पगत जो प्रवृत्तियाँ हैं वह साठोत्तरी कविता में पाई जाती है। उसमें भाषा, साठोत्तरी कविता की भाषा कुछ गद्य की ओर बढ़ी हुई है। उसने काव्य भाषा का रूप छोड़कर
ठेठ भाषा का रूप उन्होंने धारण किया है, उससे स्पष्ट बयानी का सहारा उन्होंने लिया है। सपाट बयानी से वह जीवन के महत्वपूर्ण गंभीर सत्य को ईमानदारी के साथ वह उद्धृत करना चाहता है। भाषा जीवन की सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है, इसके कारण भाषा चुस्त, पैनी और आक्रामक हो गई है। शब्द चयन में उसने पूरी तरह से स्वतंत्रता से काम लिया है। राजनीतिक शब्दों की भरमार उसमें दिखाई देता है। इसमें वह साधक जनता के साथ जुड़ने से सफल हुआ है। उनके साथ ही प्रतीक बिंब योजना इन साठोत्तरी कविता में दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता प्रतीकों एवं बिंबों से भरी हुई है। परंपरागत प्रतीकों का उन्होंने व्यापकता से प्रयोग किया है। नए प्रतीकों का अत्यंत सतर्कता के साथ उन्होंने प्रयोग किया है। बिंब योजना में भी उन्होंने अपने सृजनात्मक शक्ति का सहयोग लिया है। उसमें सूक्ष्म बिंबों का उन्होंने निर्माण किया है। उसने अपने हृदय की घनीभूत पीड़ा, उसका अंतर्द्वंद, द्वंद्व, तीव्र अनुभूति, उनकी मानसिकता उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। अतः कहा जा सकता है कि साठोत्तरी कवि प्रतीक और बिंबों के प्रयोग में अत्यधिक जागरूक, संवेदनशील और वह कुशल रहा है। इन कवियों ने मिथकीय प्रयोग भी किए हैं। साठोत्तरी कविता में कुछ निषेधपरक कविताएं ऐसी हैं जिसमें रुग्ण मानसिकता का प्रभाव दिखाई देता है। यौन स्वतंत्रता और वैचारिक सजगता का प्रवाह ऐसे स्थानों पर सामाजिक सांस्कृतिक मिथकों का अत्यंत सफल प्रयोग इन कवियों ने किया है। अतः मिथकीय प्रयोग उसमें दिखाई देते हैं। उपमानों की नवीनता यह भी एक शिल्पगत विशेषता तथा प्रवृत्ति साठोत्तरी कविता की दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता के उपमान नए, ताजे और अत्यंत सटीक है। पुराने उपमानों का भी उन्होंने प्रयोग किया है जो देखने योग्य है। यह उपमान अधिकतर सामान्य जनजीवन से उन्होंने लिए हैं तथा उसमें व्यापक अर्थ की उन्होंने सृष्टि की है। उनके साथ ही शिल्प की नवीनता यह भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। साठोत्तरी कविता में छोटी छोटी कविताओं को लेकर दीर्घ या लंबी कविताएं भी लिखी गई है। लंबी कविता सामाजिक यथार्थ और बदलते जीवन अनुभवों के पहलुओं को खोलती है, एक विशिष्ट संवेदनात्मक व्यक्तित्व को प्राप्त करती है। धूमिल की मोचीराम जोगड़े की नाटक जारी है, नागार्जुन की हरिजन गाथा आदि लंबी कविताएं प्रमुख है। किंतु इस काव्यधारा के अधिकतर कवियों ने पाठ्य रूपकों को ही उन्होंने अपनाया है। गीति काव्य में भी अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी है। नए नए देशी विदेशी काव्य रूपों को उन्होंने अपनाया है। उर्दू की गज़ल, अंग्रेजी सोनेट, जापानी हाइकू आदि अनेक कविताएं रची गई है। गज़लों में दुष्यंत कुमार, क्रांति मोहन, सोनेट लेखन में त्रिलोचन आदि उल्लेखनीय है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि साठोत्तरी काव्यधारा एक अजस्र प्रवाह है जो अपने साथ अनेक काव्य आंदोलनों को लेकर चलती रही। इस काल में अनेक नए काव्य आंदोलनों ने जन्म लिया है और उसका समापन भी हुआ है। उन्होंने साठोत्तरी कविता को नया रूप देने का प्रयास किया है। इन्हीं काव्य आंदोलनों से गुजरती हुई यह आज के युग को प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। अतः साठोत्तरी कविताओं में विद्रोहात्मक स्वर, परंपराओं में अविश्वास, यौन संबंधों की खुली अभिव्यक्ति, पारिवारिक विघटन का स्वर, निम्न तथा निम्न मध्यवर्गीयों का जनजीवन, राजनीतिक सामाजिक यथार्थपरक दृष्टि, अतिशय वैयक्तिकता, वैचारिकता, व्यंग्य की प्रवृत्ति तथा शिल्पगत प्रवृत्तियों में भाषा, प्रतीक बिंब योजना, मिथकीय प्रयोग, उपमानों की नवीनता तथा नवीन शिल्प योजना या शिल्प में नवीनता, यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। धन्यवाद।